अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। आज का उन्वान है, विषय है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी नमूना साजी के अक़साम, नमूनाकरण के प्रकार। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि सैंपल क्या है, सैम्पलिंग क्या है, और सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या क्या डिफरेंसेस है, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। फिर से मैं कुछ बातों को दोहरा देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल बाई चांस होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल बाई चॉइस होता है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। और भी मैंने की फैक्टर्स के बेस पर डिफरेंस बताए थे। चलिए आज हम सैम्पलिंग के टाइप्स पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब इस टाइप्स में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को, जैसा कि हमने बताया कि इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब इसमें जो पहला टाइप है रैंडम सैम्पलिंग का, वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड कहते हैं। इसमें सारे एलिमेंट्स को इक्वल चांस दिया जाता है। किसी को के बारे में अगर किसी को, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं अगर सेम मेरिट वाले कैंडिडेट आ जाते हैं, सेम एज वाले आ जाते हैं और एक सीट रहती है, तो वहाँ लॉटरी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत सारी जगह लॉटरी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसमें आ जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये प्रोबेबिलिटी का ही दूसरा किस्म है, दूसरा प्रकार है, जिसको हम इंटरवल कहते हैं। A sample is selected at regular interval from an ऑर्डर्ड लिस्ट। यानी इसमें लेवल ऑफ लेवल है। अगर मान लीजिए कि क्लासरूम में, अगर मैं मिसाल के तौर पर ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा मिसाल दूँ, एक ऐसी टूटी फूटी ज़ुबान में अगर मैं बताऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आप बुक्स पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चूँकि जैसे कि भारतीय संविधान एक परिचय है, उसमें दुर्गा दास बसु की जो किताब इंग्लिश और हिंदी में लिखी गई है, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। तो दुर्गा दास बसु की किताब बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखी गई है। M.B. पायली की किताब थोड़ा सरल है, और डॉक्टर सुभाष कश्यप जो भारतीय संविधान एक परिचय की किताब लिखी हुई है, वो थोड़ा सरल भाषा में लिखी गई है। अब जो लोग कंटिन्यूअस, जिन लोगों के घर में पढ़ाई का माहौल है या पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, जो अदबी गुफ्तगू उनके घर में भी हुआ करती है, तो उन लोगों की ज़ुबान तो बैठी रहेगी। और जिन लोगों के घर के अंदर अदबी गुफ्तगू यानी कि एकेडमिक कन्वर्सेशन नहीं होता है, उनकी ज़ुबान बैठी नहीं होगी। वो डायरेक्ट अगर डॉक्टर D.D. बसु यानी दुर्गा दास बसु का भारतीय संविधान अगर पढ़ेंगे, फिर उनको क्लिष्ट हिंदी या क्लिष्ट अंग्रेज़ी उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसलिए टूटी फूटी लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ कि इसके बेस पर आप जो है पहले सरल जो किताब है सिंपल लैंग्वेज में उसको पढ़ें, फिर क्लिष्ट लैंग्वेज में पढ़ें, तो आपका जो स्टेप बाय स्टेप है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किताब पढ़ने पर भी उसका कॉन्सेप्ट, अवधारणा, उसका तस्वुर क्लियर नहीं होता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टमेटिक इंटरवल। अब मैं जो बता रहा था कि क्लास के अंदर में, अगर एक कक्षा के अंदर में, एक दर्जा के अंदर में, बस किसी भी क्लास या 5 क्लास को ले ले, 4 क्लास को, अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं,
क्लास का जनरली स्ट्रेंथ 40 रहना चाहिए, 30 रहना चाहिए, 30 मैक्सिमम 40। यहाँ अगर दूर दूर तक स्कूल नहीं है तो एक टीचर अगर कम है सरकारी स्कूल में या कोई छुट्टी कर ली है नहीं आए तो एक क्लास में 100 बच्चों को बैठा दिया जाता है। अगर हम 100 बच्चों में से अगर हम 10 सैंपल लेना चाहे ताकि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बच्चों का क्या है, तो हम हर 10वां बच्चा हमारा सैंपल साइज होगा, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि 100 में 10 बच्चा जो होगा वो हमारा स्टडी फॉर द सैंपल होगा, हम उस सैंपल का स्टडी करेंगे। तो यानी कि इसमें जो इंटरवल होता है उसको एक सिस्टमेटिक वे में कहते हैं। अब तीसरा जो आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटा मतलब ग्रुप, डेमोग्राफिकली हम बहुत तोड़ करके बताने की कोशिश कर रहे हैं और साधारण आम फहम ज़ुबान में बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो हम बता रहे हैं वो बिजनेस बीबीए के स्टूडेंट के लिए, एमबीए के भी स्टूडेंट उसको देख सकते हैं, और इसका जो सोशल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं या जो लोग कोर्स वर्क कर रहे हैं पीएचडी में, अब तो एमफिल तो बहुत सारी जगह ख़त्म हो गया है, या जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं, शोध प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी है। अब और जो जनरल लोग हैं, जो बीए वगैरह के लोग हैं, अगर उनको कुछ लिखने की इच्छा हो रही है या आर्टिकल वगैरह की, तो वो लोग भी सुन ले, उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं एक कम्प्रीहेंसिव वे में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज का, एकेडमिक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई अतिशयोक्ति हो, यानी कि कोई असुविधा हो, कोई आपको दिक्कत हो। तो हम एक साधारण भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है जिसको स्ट्रेटा बोलते हैं, यानी सब ग्रुप। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप स्ट्रेटा एंड ए रैंडम सैंपल साइज ड्रॉ फ्रॉम ईच सब ग्रुप। अब इसमें जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम गवर्नमेंट की पॉलिसी या प्रोग्राम से कितने बच्चे और टीचर को फ़ायदा हुआ, अगर हम इस पर स्टडी करना चाहते हैं तो हमें स्ट्रेटिफाइड सैंपल लेना पड़ेगा। एज के ग्रुप के बेस पर, एज ग्रुप बेस पर हम स्टडी करेंगे, हम जेंडर बेस पे स्टडी करेंगे, हम लैंग्वेज बेस पर स्टडी करेंगे। अब मान लीजिए कि ये हैदराबाद शहर है, अब यहाँ उर्दू बोलने वाले अलग हैं, तेलुगु बोलने वाले अलग हैं, उनका जो क्या फ़ायदा हुआ है तो उसके बेस पर भी हम सब ग्रुप कर देंगे। तो इस प्रकार के स्टडी को, इस किस्म के स्टडी को सैंपल इस तरह से डेमोग्राफिकली अगर लेते हैं तो वो स्ट्रेटिफाइड सैंपल की श्रेणी में आता है। अब ये जो चौथा है क्लस्टर सैम्पलिंग, ये बेसिकली सोशल साइंस रिसर्च में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू क्लस्टर एंड अ रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर इज़ सेलेक्टेड। अब मिसाल के तौर पर सेकेंडरी स्कूल के टीचर का अगर मुझे एटीट्यूड मालूम करना है तो इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग का इस्तेमाल होगा। क्लस्टर मतलब एक गुच्छा, एक ग्रुप का गुच्छा अलग अलग, इसको समझ सकते हैं। या जो है ना, भिखारियों के एटीट्यूड पर हमें सर्वे करना है तो उसमें ये क्लस्टर सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो मैंने बताया, पहला कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तीसरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, चौथा क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ही अक़साम हैं, प्रकार हैं। अब इसमें क्लस्टर के बाद आ जाता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में जनरली ये सब प्रोजेक्ट वर्क के लिए किया जाता है और इसमें सैंपल साइज़ बहुत बड़ा होता है, और इसमें जो हम फ्रेम वर्क करेंगे उसमें छांटते लास्ट पोर्शन का स्टडी करेंगे तो उसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। मल्टी फेज सैम्पलिंग में ये भी बेसिकली सोशल साइंस रिसर्च में इस्तेमाल होता है, और कुछ लैंग्वेज जो कंपैरेटिवली सोशल साइंस को लैंग्वेज से कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं या कंपैरेटिवली रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। मल्टी फेज सैम्पलिंग में जो आखिरी हमारा स्टेप होगा वो मल्टी
फेज सैम्पलिंग में जो आखिरी स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, हर स्टेप का स्टडी करना होगा, मल्टी फेज में और मल्टी स्टेज में, लास्ट स्टेज में करना पड़ता है। जो लास्ट हमारा जो निकलता है वो हमारा सैंपल साइज होता है। अभी हम आपको बताएंगे तो और भी क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में हमारा लास्ट स्टेप जो हमारा सैंपल साइज होता है, और मल्टी फेज में हर स्टेप में हम स्टडी करते जाते हैं, हर स्टेप हमारा सैम्पलिंग स्टडी होता जाता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अब इसमें जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, इसमें सैंपल फ्रेम ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन को हमने एक सैंपल फ्रेम कर दिया। उसके बाद लार्ज प्रोबेबल एक सैंपल ले लिया, उसमें हमने जो है प्राइमरी यूनिट ले लिया, उसमें से फिर उसके बाद क्राइटेरिया का निर्धारण कर दिया, ये क्राइटेरिया होगा। उसके बाद सैंपल को हमने खींचा या रिपीट प्रोसीजर किया, शेप ऑफ द सैंपल साइज ये हमारा तैयार हो गया। अब इसमें ये जो फिट होता है वो किस पर होता है? अब हमें पता करना है कि मिसाल के तौर पर कि ऑस्ट्रेलिया में बिलोंग्स टू एशियन रीजन एंड एटीट्यूडनल स्टडी फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स अबाउट वोकेशनल एजुकेशन। अब हमें ये मालूम करना है कि जो एशियन एथनिक के हैं, रेस के हैं, देखिए कास्ट माने जाति होता है, रेस्ट माने प्रजाति होता है। अब जैसे किसी का गाल जो होता है वो गुलाबी की तरह से गाल होता है, गुलाबी की तरह से लाल होता है अगर किसी का चिक गाल होता है, कोई एक काला होता है जैसे साउथ अफ्रीका के लोग, कोई एकदम वाइट होता है। तो ये रेस पर डिपेंड करता है, जिसको हिंदी में प्रजाति बोलते हैं। अगर किसी ने सोशोलॉजी में का अगर स्टडी किया होगा, समाज शास्त्र का, इल्म समाजियात का, तो उन लोगों को भी पता होगा कि कास्ट और रेस में क्या फ़र्क है। तो हमें ये मालूम करना है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जो हाई स्कूल में ऐसे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जो वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, और इथनिक जो उनका एशियन इथनिक है उसमें उनका एटीट्यूड क्या है। अब उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेंट इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़, जो भी यूरोप का कंट्री है या ऑस्ट्रेलिया का कंटिनेंट है, जो भी है, हम पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से संपर्क करते हैं, राब्ता करते हैं। फिर उसमें से जो हमारा जो भी लिस्ट होगा उसमें से हम उसको छांट करके अलग करते हैं कि एशियन इमिग्रेंट्स कौन हैं। फिर उसमें से हम जो जितना लार्ज ही सैंपल लेना पड़ता है, अब जितनी तादाद है हमें छांट करके 5000 मिलता है या 50,000 मिलता है। और फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं उसमें कि एशियन रीजन में भी अगर मान लीजिए कि हमें इंडियन रीजन वाले का करना है, या हमें जो है बांग्लादेश वाले का करना है, या हमें भूटान वाले का करना है, तो वो उसकी नेशनलिटी कहाँ से उनका ताल्लुक़ था, ओरिजिन कहाँ से है, उसके बेस डॉक्यूमेंट के बेस पर फिर हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम ये मान लीजिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र का करते हैं इंडिया में, तो कौन हिंदी भाषी क्षेत्र से है, फिर उसमें से हम छांट लेते हैं। तो लास्ट जो हमारा जो सैंपल बनता है वो हमारा स्टडी होता है, उस पर स्टडी करते हैं, वही हमारा सैंपल होता है। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में ये बात आती है। अब मल्टी फेज सैम्पलिंग में जैसा कि हमने आपको बताया कि हर फेज में, हर स्टेप में उसमें स्टडी किया जाता है। अब सेलेक्ट प्राइमरी यूनिट है, डिटरमाइन द सैंपल फ्रॉम प्राइमरी यूनिट है, फिर रिसर्च सफिशिएंटली स्टडी ईच एंड एवरी स्टेजेस है। अब इसमें मिसाल के तौर पर कि सिडनी एक शहर है ऑस्ट्रेलिया में जो भी है, अब उसमें हमने ये जानने की कोशिश की, या रिसर्चर ने ये जानने की कोशिश की कि ओपन परमानेंट लिविंग रिलेशनशिप में कितने कपल रह रहे हैं, कितने जोड़ा रह रहे हैं, और उनके साथ कितने परमानेंट कपल के साथ, जोड़ों के साथ परमानेंट बच्चा है। चूँकि ये जो
ऑस्ट्रेलिया में है मैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट या एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट में बताया जाता है, और उसमें जो है मतलब वंश का जो आधार है वो माँ के आधार पर चलता है। और यहाँ जो हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी तस्वूर है, अवधारणा है। हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी के पेरेंट्स ने, फादर मदर ने शादी की, फिर उनका जो है ना सेपरेशन हो गया, वो अलग हो गए, फिर उनकी मदर किसी और से शादी कर ली, इनके फादर ने किसी और औरत से शादी कर ली, तो ये इनके फादर ने दूसरी औरत से शादी कर लिया, तो उससे जो बच्चे होंगे इसके लिए वो हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर होंगे। उनकी माँ ने किसी और मर्द से शादी कर लिया, उसके जो बच्चे होंगे इसके लिए हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर्स होंगे। इसी तरह से मुझे एक बात जहन में आ रही है कि निकाह मिसियार भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे जो लोग वोमेन स्टडीज़ को या जेंडर स्टडीज़ में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जो लोग एमए इन वोमेन स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, उन लोगों को मालूम होगा कि निकाह के कितने अक़साम होते हैं। अब एक तो निकाह होता है, हम थोड़ा अलग जा रहे हैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। एक निकाह होता है सही निकाह, जो हर तरफ रिकॉग्नाइज है, जिसमें गवाह भी हो, मेहर भी हो, सारे फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाता है। ये पूरा वाइडली वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, रिकॉग्नाइज है। दूसरा है बातिल निकाह, जो जिस रिलेटिव से निकाह हराम होता है उससे भी ये लोग बहुत सारे जो यूरोपियन है उसमें हो जाता है। ये बातिल निकाह है, ये हर में रिकॉग्नाइज नहीं है हर जगह, इसको इस्लाम में भी काबिल कबूल नहीं होता है। उसके बाद फासिद निकाह है, जिसको इरेगुलर मैरिज कहते हैं, जो बगैर गवाह के और बगैर परफेक्ट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के ये शादी हो जाती है, ये भी वैलिड नहीं है। एक निकाह मुता होता है, जो टेम्प्रोरी मैरिज होता है, जो बेसिकली शिया में राइज होता है। इसमें जो औरतों का शोहर मर गया या किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको मर्द किसी उजरत पर थोड़े बहुत, उसको तो महर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उस कम्युनिटी में महर ही लोग बोलते हैं। तो उस कम्युनिटी में किसी को 3 महीने के लिए, किसी 4 महीने के लिए मुता कर लिया जाता है। मुता ईरान में भी जो है वैलिड है। मुता जो है ना बहुत कम लोग इंडिया में जानते हैं, और ख़ास करके जो लोग सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो लोग स्टडी करते रहते हैं, या वुमेन स्टडीज़ या जेंडर स्टडीज़ में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ मालूम होगा। एक निकाह मिसियार होता है, जो सुन्नी यूरोप में सुन्नी कम्युनिटी में राइज है, जिसमें कोई मतलब शराइत नहीं होता है। एक बार निकाह हो गया बगैर गवाह के, वो रहे, और जब भी मर्जी हो गया फिर रेगुलर चले गए, फिर दूसरे शादी कर लिया, फिर मर्जी हुआ फिर आपस में रहने लगे। इस तरीके के निकाह को निकाह मिसियार कहा जाता है, जो ये भी वैलिड नहीं है। अब इसी हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर्स के कॉन्सेप्ट में जो अपने आप को यूरोप में मुस्लिम में शुमार करते हैं, वो भी निकाह मिसियार करते हैं, और उन लोगों के जो बच्चे होते हैं वो भी हाफ ब्रदर एंड हाफ सिस्टर्स के कॉन्सेप्ट में ही कहलाते हैं। अब एक लास्ट होता है निकाह हलाला, जो सारे लोग जानते हैं, जो बरेलवी के कुछ मौलाना ने रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कानून बनाया है, वो निकाह हलाला जो है वो जायज़ नहीं है। अगर कोई भी मौलाना निकाह हलाला करवाता है, या कोई भी आदमी इसलिए निकाह हलाला करता है या कोई करती है कि हमारा फिर साबिका शौहर से, पहले शौहर से निकाह हो जाएगा, तो वो 2 रात या 3 रात के लिए, 3 दिन के लिए करती है, तो ये भी जायज़ नहीं है। अगर फ़िक्स तरीके से किया निकाह, जिसको निकाह हलाला कहते हैं, ये भी जायज़ नहीं है, सिर्फ सही निकाह। तो मैं आता हूँ निकाह मिसियार पर। चूँकि मेरे जहन में जब बात आ गई निकाह मिसियार की, तो मैंने एक मुख्तसर में निकाह के कितने अक़साम हैं वो मैंने बता दिया। फिर भी मैं एक रिपीट कर देता हूँ। पहला जो किस्म है सही निकाह है, दूसरा है बातिल निकाह है, तीसरा फासिद निकाह है, चौथा निकाह मुता है, पाँचवा निकाह मिसियार है, छठा निकाह हलाला है। इसमें जो सर्वसम्मति से जो एक्सेप्टेबल है पूरे वर्ल्ड में वाइडली है, वो निकाह सही है, जो हर शराइत और इस्लाम के बुनियाद पर, इस्लाम के कौल ज़वाबित के बुनियाद पर, उसके जो रूल्स रेगुलेशन उसके मुताबिक होता है।
अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो मैंने बताया था कि अगर हमें सिडनी शहर में ये मालूम करना हो कि परमानेंट जो पार्टनर हैं उसमें उसके में कितने कपल जो है ना परमानेंट है जोड़े, और किसके पास परमानेंट बच्चा भी है, तो उसमें दो बातें हो गई। एक तो परमानेंट कपल है, बहुत सारे बच्चे जो है 18 ईयर्स हो जाते हैं, वो गार्जियन उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंटली कहीं चला जाए, कहीं अपने से जी ले, इस तरीके का भी कल्चर है। एक जिस तरह से हमारे यहाँ फैमिली का स्ट्रक्चर एक मजबूत स्ट्रक्चर है, उस तरह से यूरोप में नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक सैंपल फ्रेम करते हैं सिडनी सिटी का, उसका एक सेंसर रिपोर्ट लेते हैं सिडनी शहर का। मैरिज, चूँकि इंडिया में तो मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता, लेकिन वैसे कंट्री में ज़्यादातर मैरिज को भी रजिस्टर्ड कराया जाता। अब इसमें हम क्या करते हैं कि उस जो लिस्ट होता है उसमें से ऐसे लोगों को जो भी है मैरिज ब्यूरो ऑफ रजिस्ट्रार या जहाँ भी शादियाँ होती है वहाँ से हम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, और मतलब ऐसे लोगों को छांटते हैं जो परमानेंट कपल है जिनका कभी सेपरेशन नहीं हुआ, उसमें से छांट लिया स्टडी करके। फिर सेलेक्ट परमानेंट चिल्ड्रेन फ्रॉम अनमैरिड पेरेंट्स। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन के मुताबिक शादी करते हैं, वो लोग शादी भी नहीं करते, बस ये निकाह मिसियार कर लिया या कुछ कर लिया, या फिर जैसे इंडिया में जो ओपन रिलेशनशिप है वैसे भी रहते हैं। तो वैसे पेरेंट्स का जो बच्चा होता है वो अनमैरिड, वो बच्चा और पेरेंट्स का जो रिलेशन होता है वो अनमैरिड पेरेंट्स हो गया वो बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई लीगल तौर पे। अब इसमें से हम सारे को सेलेक्ट कर लिए। अब सारे को सेलेक्ट करने के बाद हम अपनी सुविधा अनुसार 10,000 या 5,000 कपल को ऐसे लेते हैं जिनके पास परमानेंट कपल भी है, परमानेंट जोड़ा भी है, वाइफ हस्बैंड है, या परमानेंट जो है क्या मेल फीमेल है जो भी है, अब उसके बच्चे भी परमानेंट रह रहे हों उसके साथ। फिर क्या करते हैं, स्टडी द रिलेशन बिटवीन अनमैरिड पेरेंट्स हैविंग टेम्पोररी एंड परमानेंट चाइल्ड। अब फिर उसमें से भी जब हमने अनमैरिड पेरेंट्स को लिया या जो ओपन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, फिर हमने उनके बच्चे को भी लिया। फिर अब हम उसमें से छांटते हैं, डिफरेंस करते हैं कितने टेम्पोररी बच्चे हैं, कितने परमानेंट बच्चे हैं। टेम्पोररी बच्चे का मतलब ये हुआ कि जैसे माँ जो है दूसरे मर्द से फिर चली गई, चूँकि कोई ख़ास मुआहदा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया या जो भी बात हुआ, वो दूसरे मर्द से फिर रिलेशनशिप में रहने लगी, फिर उससे बच्चा हो गया, तो ये बच्चा वो बच्चा दोनों परमानेंट चाइल्ड नहीं कहलाएगा। तो इस पर स्टडी हो जाता है, स्टडी कर लिया जाता है। फिर सेलेक्ट रेस वाइज, फिर हम रेस कहते हैं क्या जो बहुत पुराने लोग हैं जैसे इंडिया से 100 साल पहले चले गए, क्या वो भी इसी कल्चर में ढल गए हैं। फिर हम रेस के बुनियाद पर स्टडी करते हैं कि चाइनीज़ को अलग कर दिया, इंडियंस को अलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, नेपाल को, हर कंट्री वाइज हम स्टडी करते हैं कि उसमें जो वहाँ के कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस हुआ, तो वहाँ उस स्टेज में भी हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हम फिर क्या करते हैं कि एक ख़ास स्पेशल इथनिसिटी को लेते हैं, क्या इंडियन में कम हो गया, जिस कंट्री के लोग अगर कम हो गए इस ओपन रिलेशनशिप में मुलविस नहीं है, वो हमारा एक स्टडी बन जाता है। तो हम उस पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इतने परसेंट लोग इस कंट्री के, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के या एशियन कंट्रीज़ के, इस कंट्री के लोग जो है परमानेंट पार्टनर भी हैं और इनका परमानेंट बच्चा भी है। तो इस तरह के मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से जो है ना शादी कीजिए, चूँकि हमारे इंडिया का कल्चर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। मैं एक मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कहा कि ताकि मल्टी फेज सैम्पलिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, आपको मिसाल के तौर पर ये बात समझ में आ जाए। अब उसके बाद आता है एरिया सैम्पलिंग। एरिया मतलब एरिया, स्पेस, ज्योग्राफी, ये अगर तोड़ के देखा जाए। अब हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटल बेड का शॉर्टेज
किस हॉस्पिटल में कितने बेड का शॉर्टेज है, आईसीयू में जो कैपेसिटी है उसमें कितना बेड रहना चाहिए, किसके हिसाब से है। और इस शहर का अगर इस तरीके का हम हॉस्पिटल में कितना बेड शॉर्टेज है पेशेंट के लिए, मरीज़ों के लिए, अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए जो हमें फ्रेमवर्क बनाना होगा वो सैम्पलिंग फॉर्म होगा। उसके बाद कोई भी एक सैम्पल मेथड को हमें सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो की जाती है वो बेसिकली प्रोजेक्ट वर्क के लिए होता है। प्रोजेक्ट ये एक लंबा रिसर्च होता है और फिर हम उसमें से जो मुल्क लेंगे उसमें से शहर को चुनेंगे, फिर शहर को हम डिवाइड करेंगे सब अर्बन या जो है ना अर्बन एरिया में 2 जगह डिवाइड कर देंगे, जो थोड़ा शहर हो, जो एकदम कंप्लीट जो है ना शहर हो, या मेट्रोपॉलिटन हो या टाउन हो। फिर हम उसमें उस शहर में से हर एरिया में से हम 2-2 या 4-4 हम एक लाइन को ले लेंगे, स्ट्रीट को ले लेंगे या मोहल्ले को ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसमें से हर 4-5 घर को हम उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें सिंपल रैंडम या अप्लाई हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे या सिस्टमेटिक करेंगे। उसके तहत उसको अप्लाई करते हुए हेड ऑफ़ द फैमिली से बात करेंगे और बात करके हर एरिया में क्या क्या नौइयत है उसके हिसाब से हम जो है फाइंडिंग्स निकालेंगे कि इस एरिया में इस पेशेंट इतने आते हैं और इस एरिया में हॉस्पिटल का बेड का इतना शॉर्टेज है। तो इसमें और भी तरीके इसमें ऐड हो, एरिया सैम्पलिंग में उस एरिया के बारे में जो सैम्पलिंग होता है किस तरह से है, तो ये मैंने बता दिया। ये बेसिकली ये सोशल साइंस में होता है। अब पैनल स्टडीज़ में क्या होता है कि सेम प्लेस होता है लेकिन टाइम डिफरेंस होता है। उस तरीके का जो स्टडी होता है उसको हम पैनल स्टडी बोलते हैं। अब पैनल स्टडी में क्या होता है कि हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया, उसके जो असरात हैं, उसके जो प्रभाव हैं, हम 1945 में गिरा, जो भी गिरा, 2 बार एटम बम गिरा, उसके बाद 5 साल के बाद हमने रिसर्च किया क्या उनका हेल्थ इश्यूज़ है, फिर 10 साल के बाद किया तो जगह सेम है, टाइम डिफरेंस है। तो इस तरह का ये जो मतलब स्टडी होता है या रिसर्च के लिए जो स्टडी करते हैं इसको हम पैनल स्टडी कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, मिसाल ले लीजिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, यानी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ भोपाल गैस कांड में जिसमें बहुत सारे लोग मरे। अब उनमें इलाज के बाद भी कितने लोगों को वो चीज़ असर कर रहा है। अब वहाँ उस एरिया में रह रहे हैं, क्या बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। तो एरिया सेम है, टाइम अलग अलग है स्टडी करने का, उसको हम पैनल स्टडी बोलते हैं। अब जैसे तीसरा एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, जब काजू की खेती होती है तो उसमें कुछ कीड़े को मारने के लिए ड्रोन से इंडोसल्फाम का छिड़काव किया जाता है। इंडोसल्फाम का छिड़काव एकदम पानी से जैसे एकदम बारीक पानी का कण होता है, उस हिसाब से पानी का कण होता है जो हवा में वो तैरते तैरते आदमी के बदन पर लग जाता है। अब इस काजू की खेती में कीड़े को बचाने के लिए ड्रोन से इंडोसल्फाम का छिड़काव किया जाता है। उस छिड़काव की वजह से जो बच्चे होते हैं उसका लंबाई, उसका बढ़ना, ग्रोथ सिस्टम वो एकदम डिसबैलेंस हो जाता है और वो प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं कर पाता। उसकी जो प्रकृति संरचना होना चाहिए, जो कुदरती तौर पर जो इंसान के का जिस्मानी जो विकास होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलप नहीं हो पाता है। अब इसमें हमने एक बार स्टडी किया, फिर हमने ये स्टडी किया मान लीजिए 30 साल के बाद कि इसके बच्चे पर तो नहीं असर हो रहा है, तो जगह सेम है, टाइम डिफरेंस है। इस तरह के स्टडी को, रिसर्च को हम पैनल स्टडी बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ये लॉन्ग टर्म, ये भी लॉन्ग टर्म स्टडी होता है। अब इसमें जो है स्टडी लॉन्ग टाइम होता है, कंपैरिजन एज पर टाइम होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, कन्वीनियंट टू रिस्पोंडेंट होता है, मोटिवेट टू रिस्पोंडेंट होता है, रेलिवेंट क्वेश्चन टू रिस्पॉन्ड, फोकस ऑन माइग्रेंट, डेथ, चेंज ऑफ रेसिडेंस।
इसमें टाइम सेम रहेगा, जगह में डिफरेंस हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, और ये भी लंबा स्टडी ही होता है और जो बहुत खर्चीला होता है। अब मिसाल के तौर पर जो बैतुल मुअम्मर होता है, वृद्धा, जिसको हिंदी में वृद्धा आश्रम कहते हैं, तो उसमें वृद्धा आश्रम में किस किस्म के लोग जाते हैं? उसमें जाते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ज़्यादा जाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि खुदगर्जी कैसे हो, अपना फ़ायदा कैसे लिया जाए, दूसरों का नुकसान कैसे किया जाए, वैसे लोगों के बच्चे अधिकतर जब कमाने वाले होते हैं तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जैसे अभी मामला आया था जज का, जज जब रिटायर हुए तो उसके बेटे ने अपने बाप को निकाल दिया। वो खुद जज थे और वो बैतुल मुअम्मर में रह रहे हैं, शिफ्ट हो गए। अब ये जो वृद्धा आश्रम या ओल्ड एज होम है, इसमें हम एटीट्यूड पर जो है ना स्टडी करेंगे। हर वृद्धा आश्रम में जाएंगे, जो भी मान लीजिए कि दो तीन स्टेट है उसका वृद्धा आश्रम है, जैसे हैदराबाद को ले लिया जाए, महाराष्ट्र को ले लिया जाए, और तमिलनाडु को ले लिया जाए, यूपी और दिल्ली को ले लिया जाए मिसाल के तौर पर। अब उसमें हम बात करेंगे उसके पेरेंट्स से, जो बैतुल ओल्ड एज होम में हैं जो पेरेंट्स हैं, और फिर हम उसके बेटा और बेटी से बात करेंगे। तो बेटा और बेटी से बात करेंगे और उसमें हम सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ जो है हम उसमें तयन करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो इस किस्म की जो स्टडी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, लॉन्ग टर्म स्टडी। इसमें बहुत खर्चे होते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट या एनजीओज़ के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जाता है, जो ज़रिए प्रोग्राम, उसके तहत जो स्टडी होता है, रिसर्च होता है, वो लोग करते हैं। तो इसमें सेम टाइम होता है और जगह डिफरेंस होता है। फिर कोई दूसरा आएगा, फिर उसी जगह पर फिर अलग अलग उसका टाइम अलग होगा, उसी टाइम में वो अलग अलग जगहों पर वो जो है ये करेगा, स्टडी करेगा, और ओल्ड एज होम में भी करेगा। फिर उसके जो घर थे वहाँ घर में जो लोग रह रहे हैं उससे भी वो स्टडी करेगा। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के ज़रिए बात करे या ऑब्जर्वेशन मेथड के ज़रिए बात करे। हम आगे वीडियो में भी बताएंगे कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू के क्या टाइप्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन के क्या टाइप्स होते हैं। ये भी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में ही ये आता है। ये भी एक प्राइमरी डेटा हो गया, इंटरव्यू मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड। इससे पहले मैं वीडियो में मैंने क्वेश्चनेयर मेथड बता दिया था। तो अब जो हमारा जो मैंने आपको बताया कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग के जो अक़साम हैं, जो बाय द चॉइस या क्वांटिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल होता है, उसके जो प्रकार हैं वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, दूसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गया, तीसरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गया, और ये जो चौथा जो है क्लस्टर सैम्पलिंग, इसका सोशल साइंस में इस्तेमाल होता है रिसर्च में। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गया, मल्टी फेज सैम्पलिंग हो गया। अब फिर मैंने आपको बताया कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में आखिरी स्टेज का जो हमारा जो रिस्पोंडेंट होगा वो हमारा सैंपल होगा। लेकिन हमने आपको ये भी बताया मल्टी फेज में हर स्टेप में हम स्टडी करेंगे वो हमारा सैंपल बनता जाएगा। तो ये मल्टी स्टेज में आखिरी स्टेज हमारा सैंपल होता है, और मल्टी फेज में हर स्टेज हमारा सैंपल होता है। ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। ये भी सोशल साइंस रिसर्च में ये काम आने वाली चीज़ है। एरिया सैंपलिंग में हमने बताया कि ज्योग्राफी के हिसाब से जो भी हॉस्पिटल का बेड शॉर्टेज है उसमें के स्टडी में जो इस तरीके का स्टडी करेंगे उसमें इस तरीके का सैंपल होता है। पैनल स्टडी में मैंने ये बताया कि सेम प्लेस बट टाइम डिफरेंस होता है। हिरोशिमा पर जो बम गिरा उसके असरात
का जो भी इम्पैक्ट है उसको बार बार लोग हर 5 साल 4 साल पर रिसर्च करते रहते हैं, उसमें डिफरेंस आता रहता है। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बताया कि जो है टाइम सेम रहेगा लेकिन प्लेसेस डिफरेंस रहेंगे। अब जो हम आते हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आते हैं। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग में बेसिकली ये क्वालिटेटिव रिसर्च में ये एक काम आता है और इसमें जो पॉपुलेशन साइज है और सैंपल साइज का कोई भी फिक्स को रिलेशन नहीं होता है। और इसमें जो कई अक़साम है, इसमें पहला किस्म है, पहला प्रकार है जजमेंटल सैम्पलिंग और पर्पोजिव सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग को ही पर्पोजिव सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। पर्पोजिव सैम्पलिंग यानी पर्पस के हिसाब से हम लेते हैं। अब हमने देखा कि जो मुस्लिम औरतें हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, गैर मुनज़्ज़म इदारा में या असंगठित क्षेत्र में, जैसे झाड़ू पोछा लगाने वाली औरतें, खेतों में काम करने वाली औरतें, जो सेमी स्किल्ड लेबर है, उसमें भी खास करके हमने ले लिया। अगर मान लीजिए कि मुस्लिम औरतें, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे मुस्लिम कहाँ हैं, फिर हम देखेंगे कि उसमें से जो है मुस्लिम लेडीज़ कहाँ हैं। हम मिसाल दे रहे हैं, हम जो है क्रिश्चियन पर भी कर सकते हैं, क्रिश्चियन ओबीसी पर भी। तो ये जो पर्पस के हिसाब से हमने देख लिया कि वो औरतें, हमने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के ज़रिए बात किया या हम शेड्यूल क्वेश्चनेयर के ज़रिए हमने बात किया, उससे पूछते गए और ये करते टिक लगाते गए। तो वो जो एक सैंपल जो हमारा होगा पर्पस के हिसाब से होगा, हर सेक्टर में से अपने हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो ये जो जजमेंटल सैम्पलिंग को ही पर्पोजिव सैम्पलिंग कहते हैं, यानी पर्पस के हिसाब से बामकसद नमूना साजी भी इसको उर्दू में बोलते हैं। सिलेक्शन ऑफ द सैंपल विल बी बेस्ड अपॉन द डिसीजन ऑफ द रिसर्चर, यही बात मैंने कहा। और कोटा सैम्पलिंग और नॉन स्ट्रेटिफाइड। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, SC ST OBC, हमें किस कोटा का लेना है उसमें से हम ले लेंगे। अगर हर कोटा में से लेना है, हर कोटा में से ले लेंगे। ये कोटा सैम्पलिंग हो गया। कन्वीनियंट सैम्पलिंग को हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। चूँकि हम थोड़ा शॉर्ट में बोल रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। तो हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जिसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, जो सहूलत वाला नमूना होता है। अब ये जो है, इट इज़ द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग रिस्पोंडेंट हु हैपन टू मीट द रिसर्चर एंड आर विलिंग टू द इंटरव्यू। अब जैसे कि अब कोई रिसर्च कर रहा है कि प्रेमचंद्र पर, या कोई कलीम आजिज़ पर कर रहा है, सपोज़ लैंग्वेज वाले। अब वो जो है कोई आदमी मिल गया उनके बारे में जानने वाला, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के ज़रिए उनके बारे में पूछने लगे, लिखने लगे। तो हमारा एक कन्वीनियंट, हमारा जो अकस्मात मिल गया, एक्सीडेंटली मिल गया वो आदमी है, जिससे हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के ज़रिए हम पूछने लगे, या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के ज़रिए, स्ट्रक्चर्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यू, कोई भी जो मेथड सूटेबल करेगा इंटरव्यू का, वो मेथड अप्लाई करके हम पूछने लगे। तो उस तरीके का नमूना हमारा जो नॉन रैंडम में से जो एक ग्रुप है कन्वीनियंट, वो हमारा कन्वीनियंट सैम्पलिंग हो गया। उसके बाद जो आता है सीक्वेंशियल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग एक क्रमबद्धीकरण भी बोलते हैं, या स्नोबॉल सैम्पलिंग लू ढकता हुआ नमूना बोलते हैं। अब इसमें हम पॉकेट मार पर हम स्टडी किए, उसके एटीट्यूड पर, या अल्कोहल जो ड्रिंक करता है, जो शराबी है, उस पर हम किए। तो इट इज़ एक्सटर्नली हेल्पफुल इन स्टडिंग सम स्पेशल सैम्पलिंग सिचुएशन लाइक गेटिंग ए सैम्पल ऑफ ड्रग एब्यूजेज और अल्कोहल और पिक पॉकेटर। ये चीज़ जो है वहाँ इस्तेमाल होता है। अब ये जो हम इसमें तो न हम 5-6 घर के बाद ले सकते हैं, हम तो देखेंगे कि भाई जो पॉकेट मारी के नाम पर बदनाम हो गया, या जिसको हम आस पड़ोस में देख रहे हैं, तो दिल्ली में जैसे कि जाकिर नगर में जो है पॉकेट मार सब होता है, बस में घूमता रहता है, या जो है लाजपत नगर में घूमता रहता है, या कलकत्ता में जो है समझिए कि खिदिरपुर हो गया, बड़ा बाज़ार हो गया, तपस्या हो गया, धर्मतल्ला हो गया।
तो ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा जो है बसेस में या मस्जिदों में चप्पल चोरी होना, मंदिरों में चप्पल चोरी होना, तो इसके हम एटीट्यूड पर जब स्टडी करेंगे तो हम स्नो बॉल सैम्पलिंग यानी लुढ़कता हुआ नमूना हम पूछेंगे कि भाई ये क्या है, जो शराबी कहाँ रहता है, पूछ करके वहाँ जाएंगे, फिर वो बताएगा, फिर वो बताएगा, इस तरह से। तो उस तरीके से जो हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो स्नो बॉल सैम्पलिंग होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ और बहुत अच्छी तरह से टूटी फूटी भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और ये मेरी मजबूरी थी, मैं तो चाह नहीं रहा था कि इतना लंबा वीडियो बने, लेकिन मैंने फिर भी शॉर्ट कट में और बहुत जल्दी बताया। मैंने फिर भी कोशिश की है कि आपको धीरे धीरे बताऊं। मैं तो इतना स्पीड में बोल सकता हूं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जो अगर हम अपनी बात कह रहे हैं आपको समझ में आ जाए तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। और वही जो है समझाने वाले टीचर्स या जो भी है बोलने वाले वो सफल रहते हैं। अब किसी टीचर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो समझा ही नहीं पा रहे हैं तो वो भी बेकार है। तो हम बहुत सारी वीडियो में मैंने बहुत धीरे धीरे कहा है और बहुत सारी वीडियो में स्पीड में कहा, हमने शॉर्ट में बताया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं md nazrulhuda@hotmail.com। हमने अभी आपको बताया टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग यानी नमूनाकरण के प्रकार यानी नमूना साजी के अक़साम। शुक्रिया, जय हिंद।